हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2 जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था दैट आई विल प्रोवाइड यू नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स, और वो भी एक पर्टिकुलर सीरीज में। तो यही पर्टिकुलर सीरीज आपको याद करनी है, राइट? तो ये वही वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स होंगे आयंस, केमिकल फॉर्मूले और कुछ मॉल कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको साइंटिस्ट ने अरेंज किया है, तो वो है हाइड्रोजन, राइट? और ये है उसका सिंबल H। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये 20 एलिमेंट्स याद कर लिए विद देयर सिंबल्स, तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स कवर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बिल्कुल आसान हो जाएंगे आगे आने वाले टॉपिक्स आपको समझने में। तो आपको क्या करना है, यही सीरीज से आपको ये नेम्स ऑफ एलिमेंट्स और सिंबल्स याद करने हैं। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके रोल नंबर्स हैं, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, रोल नंबर 1 हो सकता है आपका दोस्त हो, उसका नाम आपको हाइड्रोजन रख देना है। उसको हालांकि बताना नहीं है, आपको ये अपने मन में ही करना है, राइट? रोल नंबर 2 का आप नाम लिख सकते हैं हीलियम, रोल नंबर 3 को आप बुला सकते हैं लिथियम, राइट? तो ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं इस सीरीज को याद करने में। वैसे दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आपने 5 से 7 बार इस सीरीज को लिख के भी देख लिया तो भी आपको याद हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलने वाले, राइट? सो द मेन थिंग इज कि आपको इन एलिमेंट्स के सिंबल्स जरूर याद हों। कि हाइड्रोजन, इसमें हमने फर्स्ट लेटर लिया जो कैपिटल लिखा, जो रूल्स हम पहले पढ़ के आए हैं। ऐसे ही हीलियम है तो इसके अंदर हमने इसके पहले 2 लेटर्स लिए जिसमें पहला कैपिटल लिखा और दूसरा स्मॉल। ऐसे ही लिथियम, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2 लेटर्स उठाए, जिसके अंदर पहला वही हमने कैपिटल में लिखा और दूसरा स्मॉल में, ठीक है? इसी तरीके से आपको ये सारे सिंबल्स याद करने हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका नाम, जैसे सोडियम है तो इसका सिंबल SO या S ना होके क्या है, Na, राइट? और इसका लॉजिक भी मैं आपको बता चुकी हूं कि ये दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हैं जिनका मतलब सोडियम होता है, राइट? सो ऐसे ही सोडियम का Na। मैग्नीशियम, इसके अंदर हमने उठाए हैं M और G, राइट? एल्यूमिनियम में A और L, जिसको इस तरीके से लिखना ही सही होगा, ना कि A और कैपिटल L। ये गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट कैपिटल A एंड स्मॉल l। सो दिस इज अ सीरीज जो आपको याद करनी है, राइट? इसको आप लिख के देखें, यू हैव टू लर्न इट, राइट? इतना आपको हो गया। अब देखते हैं आगे कि आयंस क्या होते हैं, फिर हम इनसे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, राइट? और फिर मोल कंसेप्ट क्या कहता है, वो सब देखेंगे अभी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट आर आयंस। तो वी ऑल नो कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, वो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, राइट? सो कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनके अंदर कुछ चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। कंपाउंड्स किससे बने होंगे? एक मेटल का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास एक नॉन मेटल के साथ, राइट? अब जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड स्पीशीज आके कंबाइन करेंगी। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आके एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज के साथ कंबाइन करेगी और फिर वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। So, an ion is a charged particle that can be negatively or positively charged. अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज है इसको भी आयन बोला गया है और जो नेगेटिवली चार्ज है उसको भी आयन बोला गया है। हालांकि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव Na पॉजिटिव, राइट? और जैसे कि हमारे पास है Cl नेगेटिव, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको बोलते हैं अनायंस, राइट? सो कंपाउंड्स कैसे बने होते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, राइट? तो हमारे पास जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये किस किस से मिलके बना है?
Na पॉजिटिव आयन से और Cl नेगेटिव आयन से, सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से, राइट। तो सोडियम आयन की अगर हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन पूछे तो इट विल बी Na पॉजिटिव, और ऐसे क्लोराइड आयन की रिप्रेजेंटेशन Cl नेगेटिव, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखें। अगर कोई हमें कहे कि पोटेशियम आयन है तो बताओ उसका सिंबल क्या होगा। तो हमें पता है, हम याद कर चुके हैं पहली टेबल से कि पोटेशियम का सिंबल होता है K। लेकिन अब हमसे पूछा है कि पोटेशियम आयन है उसका सिंबल क्या होगा, तो इट विल बी K पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि पोटेशियम ने, जो एलिमेंट पोटेशियम है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, राइट। पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसको K पॉजिटिव बना दिया गया है। ऐसे ही जैसे कि क्लोराइड आयन है, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, लेकिन जब आयन बनेगा तो वो क्लोराइड आयन बोला जाएगा। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रखा है, और ये जो नेगेटिव है ये उसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही अगर हमसे पूछता है कि सिल्वर जो आयन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी नो कि सिल्वर की रिप्रेजेंटेशन Ag होती है और सिल्वर आयन की रिप्रेजेंटेशन Ag पॉजिटिव होगी, राइट। अब ऐसे ही कोई हमसे पूछे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हम नॉर्मली लिखते हैं Mg, लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की बात आएगी तो Mg2 पॉजिटिव। ये आपको बाद में पता चलेगा कि इनकी वैलेंसी किस चीज से डिफाइन होती है, राइट। अब हम देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, तो वो होती है कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर के ऊपर हमने सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज लगाया, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगाए। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है वो है 12, और जब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे शेल्स में, तो हम देखेंगे कि जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, 2 पॉजिटिव। ये इसका लॉजिक है। तो वैलेंसी क्या हुई हमारे पास, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट किस हद तक कंबाइन करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो क्या चीज डिफाइन करेगी, उसकी वैलेंसी, राइट। अब हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आयंस के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ लिया, तो हम देखेंगे कि अब हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें इनके सिंबल्स याद होने चाहिए, और दूसरा एलिमेंट्स की हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज वी मस्ट नो एलिमेंट्स के सिंबल्स, और दूसरी चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है उनकी वैलेंसी, राइट। इतना मालूम होते ही वी विल बी एबल टू राइट केमिकल फॉर्मूले फॉर कंपाउंड्स, केमिकल फॉर्मूले फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। इतना क्लियर हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन कुछ पॉली एटॉमिक आयंस भी होते हैं। जैसे कि इनमें क्या होता है, जैसा कि इनका नाम बोलता है, पॉली एटॉमिक आयंस। ये ऐसे आयंस होंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, तो जिसका सिंबल क्या होता है, OH नेगेटिव, ये सिंबल होता है, राइट। इसके अंदर देखो एक एटम ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, लेकिन ये कंबाइनली दिख रहे हैं हमें, और फिर एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। ऐसे ही हमारे पास अगर अमोनियम बोल दिया जाए, अमोनियम, ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल होगा, जिसका फॉर्मूला होगा NH4 पॉजिटिव, राइट। क्योंकि हमारे पास अमोनिया जो गैस है, अमोनिया गैस
जिसका फॉर्मूला है NH3। तो ये अमोनियम इस कंप्लीट पॉली एटम का आयन है, वो भी कैटायन है, जो कि NH4 पॉजिटिव बन गया है। सो अमोनिया इज NH3 एंड अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव। ऐसे ही फॉस्फेट है, फॉस्फेट को लिखेंगे फॉस्फेट भी एक अच्छा एग्जाम्पल है पॉली एटॉमिक आयंस का, जिसका फॉर्मूला होगा हमारे पास PO4 3 नेगेटिव, ये फॉर्मूला। तो ये इस तरीके के फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि आपको आसानी से आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे, और आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज करें उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप जितने चाहें उतने याद कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स याद करेंगे उतने ही ज्यादा आपको फॉर्मूले बनाने में आसानी होगी, राइट। अब कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं व्हाइल फॉर्मिंग केमिकल फॉर्मूला। बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, जिसके अंदर पहला कहता है कि द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। जो भी आयन्स होंगे हमारे पास, एक कैटायन होगा ऑब्वियसली और एक अनायन जब कंबाइन करेंगे तो उनके चार्जेस हमारे पास बैलेंस होने चाहिए। यानी कि सपोज कैटायन तो है हमारे पास 2 पॉजिटिव और अनायन है -1, तो हमें इसको बैलेंस करना आना चाहिए, उसी हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। अभी हम समझते हैं कि कैसे बनेगा। दूसरा रूल बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड एक मेटल और नॉन मेटल से बनता है तो हम उसका जो नाम लिखेंगे, पहले हम मेटल लिखेंगे, मेटल का नाम, और फिर हम नॉन मेटल का नाम लिखेंगे, राइट। तो पहले मेटल का नाम आएगा फिर नॉन मेटल का नाम आएगा। अब ऐसे ही जैसे कि तीसरा रूल हमारे पास कहता है कि इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयंस the ion in enclosed in a bracket before writing the name, the number to indicate the ratio। जब भी पॉली एटॉमिक आयंस से हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स बनेंगे तो इस पॉली एटॉमिक आयन को हमें एक ब्रैकेट में बंद करना होगा, और फिर उसके नंबर ऑफ एटम्स हमें यहाँ लिखने होंगे। जैसे कि 2 एटम चाहिए या फिर 3 एटम चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स बाद में लिखे जाएंगे, पहले वो कंप्लीट पॉली एटॉमिक आयन एक ब्रैकेट में क्लोज होगा, राइट। ये कुछ बेसिक से रूल्स थे। अब जैसे एक एग्जांपल देखें सेकंड रूल को इलेबोरेट करते हुए कि कॉपर ऑक्साइड है, राइट, या फिर हम कहें कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CuO। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हमने पहले नाम लिखा है कैल्शियम का और फिर लिखा है नॉन मेटल यानी कि ऑक्सीजन का। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मेटल है तो पहले मेटल लिखा फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन का नाम हमने बाद में लिखा, राइट। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखना सीखेंगे। जैसे कि हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हमें लिखना है सिंबल लिखना है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड CHLORIDE। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें पता है एक तो हाइड्रोजन इंक्लूडेड है और एक क्लोरीन इंक्लूडेड है, राइट। तो हमें इन दोनों के ही सिंबल लिख लेने हैं। पहले हम यहाँ पे सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, दोनों के सिंबल लिखे। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों की वैलेंसी लिखनी है अपनी अपनी इनके नीचे। पहले हमने क्या किया, सिंबल्स लिखे, फिर हम क्या लिखेंगे, इनकी अपनी अपनी वैलेंसी। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें मालूम है 1 है, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा आयन बनाता है, H पॉजिटिव, यानी कि एक वैलेंसी है उसके पास। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, हमें पता है ये क्लोराइड आयन बनाता है, और क्लोराइड आयन कैसा होता है, Cl नेगेटिव, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी है 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। यानी कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के हमें कितने एटम्स चाहिए होंगे, 1, और क्लोरीन के 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, HCl। यहां से फॉर्मूला बन के आया HCl। ये फॉर्मूला किसका हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया,
अभी we have considered hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हमें बनाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे पहले इंडिविजुअल, ये हाइड्रोजन और ये सल्फर का फॉर्मूला सिंबल लिख दिया S। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1, और सल्फाइड आयन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास? 2। अब इनकी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनके क्या आएगा? H2S1। 1 को हम मोस्टली लिखते नहीं हैं, तो H2S, यानी कि सल्फर का हमें 1 एटम चाहिए और हाइड्रोजन के हमें 2 एटम चाहिए, तब वो कंबाइन होके हाइड्रोजन सल्फाइड का 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइट? इतना समझ आया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इनकी वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी लिखेंगे तो हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन की क्या होती है? O2 नेगेटिव, मतलब कि 2 वैलेंसी। इनको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट H2O। फॉर्मूला क्या आएगा? H2O। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें? एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन। अब हमें मैग्नीशियम आयन बनाने में क्या वैलेंसी होती है हमारी? इसके पास Mg2 पॉजिटिव होता है, राइट? तो वैलेंसी कितनी है मैग्नीशियम की? 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 है। और ऐसे ही क्लोराइड आयन है हमारे पास, तो Cl नेगेटिव होती है, तो ये क्या है? 1, राइट? तो अब इसका सिंबल हमारे पास क्या बनेगा? वही इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट मैग्नीशियम का 1 एटम कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, MgCl2। ये लिखने का तरीका भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैग्नीशियम लिखा मैंने, फिर उसके जस्ट साथ में क्लोरीन लिखा है, और मैग्नीशियम लिखते समय M कैपिटल और G स्मॉल, वही जो पहले रूल हम पढ़ के आए हैं। ऐसे ही क्लोरीन का C कैपिटल और L स्मॉल, तो MgCl2 इज मैग्नीशियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और कोई डिफिकल्टी ना आए। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? एक है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2, वेरी गुड। और ऑक्साइड आयन की 2, वेरी गुड। इसकी पॉजिटिव है, हालांकि इसकी नेगेटिव है, तभी तो ये कंबाइन करके और कंपाउंड बनाते हैं। अब इसको क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा? Ca2O2। इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख देते हैं? CaO। क्यों? क्योंकि इसकी हमारे पास वेरिफिकेशन ये है कि कैल्शियम के 2 एटम्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ, मतलब कि कैल्शियम का 1 एटम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ। सो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। अब एक यूनिक एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, जिसके अंदर हम पॉली एटॉमिक आयन का भी कंसीडर करेंगे। जैसे कि हमें बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एटम्स और आयन्स हैं? तो ये है कैल्शियम आयन, राइट? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, राइट? हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड हम किससे डिनोट करते हैं? OH नेगेटिव से, मतलब कि सिंबल है OH। ये दोनों ही कैपिटल हैं क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, पॉली एटॉमिक है ये, राइट? तो इसके अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 1 एटम कंबाइन किया हुआ है, और इस टोटल की वैलेंसी कितनी है? -1, राइट? तो अब हम वही इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कैल्शियम का 1 एटम Ca और हाइड्रोक्साइड का 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? OH, कंप्लीट हाइड्रोक्साइड है ना, और फिर लिखेंगे ट्वाइस, यही इसका सही रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें CaOH2,
तो ये गलत हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम का एक एटम और हाइड्रोक्साइड के 2 एटम्स चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि हमें सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। आप इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि होगा मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हम सब जान चुके हैं एटॉमिक मास के बारे में, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है? कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका अपना एक मास होगा जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, जो लगभग डबल होता है अपने एटॉमिक नंबर से। और एटॉमिक नंबर्स मैं आपको पहले याद करा चुकी हूं, 1 to 20 एटलीस्ट, जो आपने अभी तक याद किए होंगे। तो वहां से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब हम क्योंकि कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग एटम्स के, राइट। तो हमें वही मॉलिक्यूलर मास देखना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। It is the sum of all the atomic masses of all the atoms present in compound, right? For example, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, H2O। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन के 2 एटम्स का एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास निकालेंगे और उसका सम कर देंगे। इस केस में क्या आएगा? हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 1, तो 2 एटम्स का हो जाएगा 2। वेरी गुड। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो उसका लगभग डबल आता है। ये हमेशा, नॉट हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग डबल ही आता है। बहुत सारे केसेस में ये डेसिमल्स में भी आता है। तो यहाँ पे H2O का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16O2 18 यूनिट्स। एक और एग्जाम्पल देखें। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है HNO3 का, राइट, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होगा? 1, ऑब्वियसली 1। फिर नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? 14। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 7। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आप सभी एलिमेंट्स को सीरीज वाइज याद रखें ताकि आपको ये सब चीजें सॉल्व करने में हेल्प रहे। ये सब चीजें हम आसानी से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें वो एटॉमिक नंबर और वो कंप्लीट सीरीज याद होगी, राइट। अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमने देखा था कि आता है 16, तो 16 3 जा, यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 का मास कितना हो जाएगा? 48। तो ये टोटल हमारे पास आता है 63 यूनिट्स। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड HNO3, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्वाइट इजी। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is one of the most important topics of this chapter, mole concept. स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट में आपको बस एक या 2 चीजें ही मेन है जो याद रखनी है, और उसी से आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसके अंदर आने वाले न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो मोल कंसेप्ट, इसको हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 एंड हियर वी हैव 2।
बैलेंस करना इक्वेशन को हमें इस टाइम तक आ जाना चाहिए, राइट? क्योंकि ये हम अपने पहले वाले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। तो ये हमने एक बैलेंस्ड इक्वेशन ली है। अब इस इक्वेशन में दो चीजें उभर कर आती हैं। पहली तो है हमारे पास कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट? यानी कि पहली एक्सप्लेनेशन जो हमने दी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में दी। अब इसी इक्वेशन को, इसी बैलेंस्ड इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो कहता है कि 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स combine with 32 units of oxygen molecules to form 36 units of water molecules। यानी कि हमने मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट से इसको डिफाइन किया, राइट? दूसरा है मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट से डिफाइन करना। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट से अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमें पहले इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और फिर एटॉमिक मास और फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फर्स्ट ग्लैंस में ही पता चल जाते हैं, यानी कि एक बार देखने से ही पता चल जाते हैं। सो दिस इज क्वाइट एन इजियर मेथड टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एनी बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट? तो इसके अंदर जो चीज हमें याद करने की जरूरत है वो ये है कि हम किसी भी इक्वेशन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में ही डिफाइन करें रादर देन मासेस। तो हमने एक नई यूनिट मोल को इंट्रोड्यूस किया। 1 मोल किसी भी स्पीशीज का या किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल्स का 1 मोल वो क्वांटिटी होती है इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। सो 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का 1 मोल कितना होगा? इज दैट क्वांटिटी इन नंबर having a mass equal to its atomic और molecular mass वो भी जब हम उसको ग्राम्स में डिफाइन करते हैं। तो 1 मोल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि 1 मोल एक्चुअली में होता क्या है। ये जो स्पीशीज हमने यूज किया है 1 मोल किसी भी स्पीशीज का, स्पीशीज यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हमारी स्पीशीज एटम्स हो सकती हैं या फिर आयंस हो सकती हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर सिंपली पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स, राइट? तो ये है स्पीशीज का मतलब। अब जैसे कि हमें बोल दिया जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो बताओ कितना ग्राम ऑफ कार्बन हुआ या फिर कितने एटम्स हुए उसके अंदर। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 मोल है। तो बताओ कि हमारे पास एक्चुअली में कितने एटम्स हैं इस 1 मोल के अंदर। तो वो होगा हमारे पास इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स्ड है, एवोगैड्रो हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं, तो उन्हीं के ऑनर में ये नंबर फिक्स किया गया है 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी को 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब ये भी होता है, अगर हम ग्राम में देखें कि कितने ग्राम होगा हमारे पास कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन है हमारे पास C जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z है 6, तो इसका मास कितना हुआ? एटॉमिक मास 12। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में 12 ग्राम कार्बन होता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये कंसेप्ट है हमारा मोल कंसेप्ट, जिसके अंदर ये तीनों ही क्वांटिटीज इक्वल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन जनरल हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। अगर यहां हम लेते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, इज इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स। उस कंपाउंड में जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स आएंगे उन सब का मॉलिक्यूलर मास या उन सबका एक रिलेटिव मास जो हमारे पास जो फाइनल मास आएगा उसका ग्राम्स में, ये तीनों ही चीजें इक्वल होंगी, राइट। यानी कि अगर बोल दें कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, which is again equal to molecular mass in grams, right? This was all the concept of mole. So students, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसके अंदर हमें मास बताना है। We have to calculate the mass, right? अब किसका? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस, राइट। तो हमें 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस गिवन है, तो हमें उसका मास निकालना है, ये वाला मास, कि ये मास कितना होगा। तो हमारे पास कितने मोल्स गिवन है? 0.5 मोल्स, मतलब कि हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हमारे पास देखो यहां पे क्या होगा, सिंपल सा, सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस है तो N2, इसका फॉर्मूला क्या है? N2, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ हमारे पास? एक नाइट्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो एक नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 14। अब ऐसे ही N2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 14 2 28, राइट। तो इस नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना आया हमारे पास? 28 यूनिट्स। अब हमारे पास 28 यूनिट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 28 यूनिट्स किसके बराबर होंगी? 1 मोल के बराबर, राइट। तो हमारे पास 1 मोल में कितना है? 28 यूनिट्स। तो 0.5 मोल्स में कितना मास आएगा, यानी कि आधे मोल में कितना मास आएगा? ऑफ कोर्स 28/2, यानी कि 14 यूनिट्स। तो मास कितना आ गया हमारे पास? 14 यूनिट्स। अगर स्टूडेंट्स यहीं पे हमसे दे देता कि नाइट्रोजन एटम है यहां पे, अगर हमारे पास ये देता कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, राइट, तो इस नाइट्रोजन एटम का, और फिर हमें इसका मास निकालना होता कि 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है। तो नाइट्रोजन एटम है, इसका अकेले का मास कितना होगा? 14, राइट। यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना है? 14 यूनिट्स। ऐसे ही आधे मोल, बिकॉज 0.5 इज व्हाट? हाफ मोल, इसका मास कितना आएगा? 14/2, यानी कि 7 यूनिट्स। दिस इज क्लियर, आई होप। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा केमिकल फॉर्मूले बनाना, और मेन जो हमने सीखा है वो है मोल कंसेप्ट। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में, या फिर जो हमने यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उससे अलावा भी आपको कोई डाउट आता है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। यू वुड डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट,
And students, if these videos are helping you out in your syllabus or in enhancing your knowledge, तो काइंडली आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी.